तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। और ये प्रश्न जितने हैं ये सब 5-5 नंबर के पूछे हुए हैं। तो पीछे वाले जो खंड हमारा 5 था उसको तो मैं बता दिया, उसमें भी 5 प्रश्न थे 5-5 नंबर का। और ये खंड 6 है, इसमें भी 5 प्रश्न है और सभी 5-5 नंबर के हैं। तो एक एक प्रश्नों को हम समझेंगे, आइए ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ना। और ये सब जितने सवाल हैं 2026 यानी एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये मॉडल पेपर हमारा 2024 है। यानी मान के चलिए 1 साल 2 साल का गैप है, तो ये सब प्रश्न आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम समझते हैं। तो देखिए यहां से लिखेंगे क नंबर को हल। ठीक, इसमें क्या है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। यहां से लिख लेंगे दिया है। तो क्या दिया है, वृत्त का समीकरण। वृत्त का यहां से लिखेंगे समीकरण, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये क्या है, वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से एक हम निर्देशांक अक्ष बनाएंगे, ये हमारा है वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष, और ये एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष। तो यहाँ पर एक ऐसे करके हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है ना, वृत्त बना लिए। तो इससे देखो 1 2 3 4 कितने घिरे क्षेत्रफल हो गए, 4। तो हम क्या करेंगे, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ध्यान से समझिए। और उसके लिए मूल बिंदु हो जाएगा 0, मान लेते हैं ये पॉइंट ए बी सी और ये डी, और ये तो वो है ही हमारा। ठीक है ना। तो ये जितना वृत्त घेरा हुआ है इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरे का। तो हम पूरे का नहीं निकालेंगे, किसी एक का निकाल कर उसमें 4 का क्या कर देंगे, तो गुणा कर देंगे। तो यहां से देखिए पहले लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल बराबर, तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4। तो 4 का गुणा करेंगे और गुणे, यहां से लिखेंगे ए बी ओ ए का क्षेत्रफल, ए बी ओ ए का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से आप लोगों को समझना है, ध्यान से देखते रहिए। अगर हम यहाँ पर 0 है, अगर यहां से यहां तक चल दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, क्योंकि x अक्ष पर a चलते हैं और y वाला भी लेकर चलेंगे तो इस पर भी हम a ही लेकर चलेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से 4 गुणे, अब ये समाकलन का चिन्ह बनाएंगे। तो कहां से जा रहा है, 0 से लिमिट a तक, तो 0 से a तक। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे y तो रहेगा dx। ठीक है, y रहेगा तो dx रहेगा, ये लिमिट चेंज नहीं होगा। अगर आप लोग इसको भी लेकर चलेंगे इसके लिए भी कभी हमारा लिमिट चेंज नहीं होगा, 0 to a रहेगा। सिर्फ यहाँ पर x करेंगे तो ये हो जाएगा dy। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या आ गया, y आ गया ना। तो इससे वृत्त के समीकरण से हम y का मान निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हटाएंगे स्क्वायर का चिन्ह तो ये रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, बस इसमें मान रख देते हैं। 4 गुणे ये हो जाएगा लिमिट 0 to a, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो इसका समाकलन का एक सूत्र होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो ये होता है हमारा a/2, और ये रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी, यही इसका सूत्र होता है। तो डायरेक्ट मिल रहा है तो बस ये सूत्र इसमें रख देंगे, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से a तक, तो रख देंगे लिमिट। यहां से हो जाएगा 4 गुणे, सूत्र रख देते हैं a/2, और ये रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर लिमिट हम लगा देते हैं 0 to a। यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि ये इसका समाकलन इतना होता है तो डायरेक्ट इसका समाकलन हम रख दिए। अब लिमिट पहले ऊपर वाला सब रखते हैं x की जगह पर, उसके बाद माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 4 गुणे, अब ध्यान से देखिए, अगर हम a x की जगह पर रखेंगे क्या, a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई ये 2 तो चलेगा, साइन इनवर्स, अब ये x बाई ए है तो x की जगह पर a रखेंगे तो a से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, माइनस, अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा 0। तो यहाँ से निकल कर आएगा, ये हो जाएगा पूरा ऐसे 0, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा भी पूरा प्लस का 0। यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x/2 रहेगा,
सॉरी सॉरी, यहाँ पर a/2 नहीं x/2 रहेगा। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0, और इसमें भी 0 रखेंगे तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ से करेंगे 4 गुणे, ये है a²/2, और ये साइन इनवर्स, साइन में कितना अंश का मान 1 होता है, तो 90 अंश का मान जानते ही हो। यहाँ से हो जाएगा साइन π/2। अब हल कर लेते हैं। अब ये देखिए 4 गुणे a²/2, और साइन से साइन नॉट कट जाएगा तो π/2 बचेगा, ये कट जाएगा, तो यानी इसका क्या निकल कर आ जाएगा, πa²। आई है मतलब वृत्त से एक वृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रफ करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर x लेकर चलते हैं तो x का मान निकालेंगे यहाँ से, और सूत्र यही लगेगा, सूत्र कोई मतलब चेंज नहीं होगा। देखते हैं इसका समाकलन यही होता है तो यही वाला लगेगा। तो इसको हम रफ करते हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर सवाल को। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये 2024 का मॉडल पेपर है, 2 साल पीछे का है ना। तो इन सब प्रश्नों का आना बहुत ही चांस बनता है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में कहा, यदि बिंदुओं ए बी व सी व डी की स्थिति क्रमशः इतना इतना है और इतना है, तो हमको क्या करना है, ए बी तथा सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ये तो ए बी ये बिंदु में नहीं दिया है, ये तो हमको दे दिया है सदिश रूप में, तो हम इसको मान लेते हैं बिंदु के रूप में। कैसे इसको बिंदु बनाएंगे, तो यहाँ से ख नंबर सवाल, यहाँ से मान लेंगे माना बिंदुओं। अब यहाँ पर ए लिखेंगे तो आई का गुणांक कुछ नहीं तो एक एक एक, देख ले रहे हैं ना, सब में एक एक है, तो इसका हो जाएगा एक एक एक। अब बी का देखेंगे, इसको भी मिटा देते हैं, इस सूत्र का भी काम नहीं है। अब बी के लिए देखेंगे तो देखिए आई जे और के नहीं है, जो नहीं रहेगा वो 0 हो जाएगा। तो आई कैप का गुणांक 2, जे कैप का 5 और के कैप नहीं है तो 0। और सी के लिए 3 2 माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3 2 माइनस का 3 व डी। तो डी के लिए हो जाएगा 1 कामा माइनस का 6 कामा 1 है तब। तो इसके लिए ये है तब। तो हमसे कहा है ए बी तथा सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहां से निकालेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर के लिए निकालेंगे तो सूत्र होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इसी से हम निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ये तो परिमाण के लिए हो जाएगा ना, सॉरी सॉरी बहुत मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर ए बी वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप x2 माइनस का x1 प्लस जे कैप y2 माइनस का y1 प्लस के कैप z2 माइनस का z1। तो इससे ए बी वेक्टर का मान निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए ए और ये बी, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो एक आई कैप बचेगा, तो सिर्फ आई कैप लिख लेते हैं प्लस। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, ये हो जाएगा 4 जे कैप, और 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा, तो माइनस का ये हो जाएगा 1 है। अब किसके लिए कहा है, सी डी के लिए। तो सी डी वेक्टर का यहाँ पर लिख दीजिएगा इसी प्रकार, एकदम सेम इसी प्रकार, यानी सूत्र से निकालेंगे। तो अब ये सी और डी को देखेंगे तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 आई कैप प्लस, देखो यहाँ से माइनस का 6, और ये करेंगे सी डी के लिए कहा है ना, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, माइनस का 8 यहाँ पर हो जाएगा जे का। ठीक है यहाँ तक। अब 1 में से माइनस, देखिए 1 और माइनस ये है घटाएंगे, और ये माइनस क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 4, तो प्लस का 4 जे का। इसी सूत्र का हम यूज कर रहे हैं। तो अब हो गया। अब इसका हम सूत्र जानते हैं कि ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर का परिमाण सी डी वेक्टर का परिमाण, और ये होता है cos थीटा। तो पहले हम तो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर का मान निकाल लिए, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और परिमाण निकालेंगे। तो इधर हम निकाल देते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर। तो देखिए ध्यान से, यहां से ये चल रहा है हमारा ए बी वेक्टर, तो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। मैं ये कई बार बताया हूं। तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का 2,
प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, और चौके 32 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस, और यहाँ पर ये कैप ना रहेगा, ये रहेगा हमारा ए कैप। अब ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, एक का 4 में गुणा करेंगे 4, ठीक है, और के कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा माइनस का 38 निकल कर आ जाएगा। अब निकालेंगे इसका परिमाण, ए बी वेक्टर का परिमाण। तो परिमाण निकालना भी आसान है, जैसे ऊपर में लिख रहा था वैसे ही, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और के कैप के गुणांक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, और ये इसका हो जाएगा 2 18, 18 होगा। और इसको डायरेक्ट हल करके देख लेते हैं, तो इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 18 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3√2, 18 रूट से बाहर निकलेगा तो इतना हो जाएगा। अब सी डी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, तो इसके लिए देखो -2 का स्क्वायर 4, -8 का स्क्वायर 64, और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये देखो ध्यान से 16 20 और 20, ये हो जाएगा 84, और इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम 84, ये हो जाएगा 2 से 4 2, फिर 2 से 2 1, तो यानी इसको लिख सकते हैं 2√21। अब डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे, इसलिए cos थीटा बराबर ये हो जाएगा ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर, और इसके ये देखो cos थीटा को लेकर चले हैं तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ए बी वेक्टर का परिमाण और ये हो जाएगा सी डी वेक्टर का परिमाण, मान रख देते हैं। और ये सब मान यहाँ पर मान नहीं रहने दो यहाँ पर। अब ऊपर का कितना आया है माइनस का 38, और नीचे है 3√2 और 2√21, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं थीटा बराबर कॉस, इधर जाएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये माइनस का 38 और बटे 3 का 2 में गुणा होगा 6, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न को बताते हैं। तो ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को समझना है ना, मैं हिंट दे रहा हूँ, खुद से आप लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसको हम रफ करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये हमको देखिए बिंदु करके दिया है, लेकिन सदिश के रूप में दे दिया है, तो ये बिंदु करके दिया है तो पहले सदिश को किस में बदलेंगे, बिंदु में। तो यहाँ से मान लेंगे जिसका जितना गुणांक रहेगा वो उसका बिंदु कहलाएगा, तो जो जो गुणांक था वो बिंदु मानकर हम कर दिए हैं। और क्या पूछा है ए बी, तो यहाँ से ए बी वेक्टर इस सूत्र से निकालेंगे, और इसी सूत्र से यानी इसी प्रकार सी डी वेक्टर भी निकालेंगे, और इसका सूत्र होता है ये वाला, सूत्र को मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये सूत्र होता है इसका, और इस सूत्र से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट परिमाण निकाल कर रख देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो अब इसको हम रख करते हैं, चलते हैं ग नंबर सवाल पे। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, क्योंकि नंबर बहुत अच्छे लाना है पेपर में ना, तो जरूरी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी, जलन नहीं करना है अपने दोस्तों से। अब देखिए ग नंबर सवाल ये कहा है, z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान होगा, मतलब मान ज्ञात कीजिए आलेख विधि द्वारा निम्नलिखित अवरोधों, इतना हमको दिया है। तो देखिए ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का है कि एक देगा ही देगा, 5 नंबर नहीं तो 8 नंबर का एक देगा ही देगा। तो यहाँ से ग नंबर को हम लिखते हैं हल दिया है, दिया है। तो क्या दिया है हमको, ये z बराबर 4x प्लस वाई, और इसी पर हमको क्या कहा है कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम, अधिकतम ये हमको ज्ञात करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो इसमें निम्न अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात करना है ना, तो यहां से लिखेंगे निम्न अवरोधों के अंतर्गत, निम्न अवरोधों, निम्न अवरोधों के अंतर्गत, और वो भी आलेख विधि द्वारा, निम्न अवरोधों के अंतर्गत। तो लिख लेते हैं x प्लस का y लेस देन इक्वल 50, और 3x प्लस का y लेस देन इक्वल 90, और ये दिया है x ग्रेटर देन इक्वल 0,
y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये सब क्या है, देखो ये सब हमारी असमीकाएं कहलाएंगी, ये समीकरण नहीं कहलाएगा। तो ये क्या है, असमीकाएं सब है। तो यहां से लिखेंगे संगत असमीकाओं की रेखाएं। तो यहां से लिखेंगे असमीका, हाँ लिख देते हैं संगत असमीकाओं की रेखाएं, असमीकाओं की रेखाएं। और यही 11 में भी है, असमीका एक चैप्टर है उसका नाम, तो ऐसे ही उसको हल करना रहता है ना, वो बहुत आसान चैप्टर है। तो संगत असमीकाओं की संगत रेखाएं, असमीकाओं की संगत रेखाएं यहां से लिख देते हैं असमीकाओं, असमीकाओं, असमीकाओं की संगत रेखाएं, इस तरह से सही रहेगा, संगत रेखाएं। तो इससे रेखा बनाएंगे x प्लस वाई, अब ये असमीका हट जाएगा बराबर 50, और 3x प्लस वाई असमीका हट जाएगा 90। ये रेखा 1 और ये रेखा 2। तो यहां से लिखेंगे रेखा 1 पर स्थित बिंदु, रेखा 1 पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु, रेखा 1 पर स्थित बिंदु। और ये बिंदु भी निकालना बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम x का मान 0 रखेंगे, 0 रख देंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। और अगर हम y बराबर रख देंगे, क्या y बराबर 0 रख दिए तो x बराबर क्या मिलेगा, 50। यहाँ से ये हो जाएगा 50 का 0। ठीक है, रेखा 2 पर स्थित बिंदु, रेखा 2 पर स्थित बिंदु, रेखा 2 पर स्थित बिंदु। तो इसमें भी जैसे ऊपर की है वैसे ही, अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y बराबर क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। अगर हम y का मान 0 रख देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 90 होगा ना, और ये कट जाएगा तो क्या निकल कर आएगा, x बराबर 30। तो ये हो जाएगा 30 का 0। तो ये बिंदु हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि वो कहा आलेख विधि द्वारा, तो हम आलेख निकालते हैं ना, तो ऊपर देखिए ऊपर ही निकाल देते हैं, आलेख छोटा सा बना लेते हैं, क्योंकि देखिए सब प्लस में, ये ऋणात्मक में कोई नहीं है, यहां से बना लेते हैं छोटा सा ऐसे। ठीक है, अपना तुम लोग पेपर में बढ़िया से बना लेना, हम समझाने के लिए इतना छोटा बना रहे हैं। और ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। तो देखो ये हमको y पर कितना तक जाना है, 90 तक। तो ऐसे तो एक एक गिनते जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो जितना बड़ा मान आएगा तो उसको हम 5-5 10-10 कर कर लेते हैं, और बहुत अधिक आ जाता है तो 20-20 50-50 भी कर कर ले लेते हैं। तो इसमें तो देखो 90 तक है तो 10-10 लेकर चलते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 ही लगाने देते हैं। और y पर x पर देख ही रहो कितना है, 5 1 2 3 4 5, और ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है ना, तो पहला बिंदु क्या है, 0,50, यानी y पर कितना चला है, 50, 10 20 30 40 50। तो ये हमारा बिंदु बनेगा 0,50, और इसके लिए तो चलेंगे तो ये हो जाएगा 50,0। तो यहां से इसको क्या करते हैं, हम मिला देते हैं, तो ये हमारी रेखा बन गई। रेखा कौन सी बनी, x प्लस वाई बराबर, ऐसे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 50, ये वाली रेखा क्या हुई, बन गई। अब दूसरे के लिए देखते हैं 0,90, यानी यहाँ पर होगा 0,90, और ये है 30,0, यानी x पर 30 चलना है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30,0। अब इसको ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से करके ऐसे आप लोग सीधा कर मिला दीजिएगा ना, इंचिन लेकर जाइएगा, बढ़िया से अपनी तरह कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो काट रही है तो यहाँ पर भी एक बिंदु आना चाहिए, तो इसके लिए मान लेते हैं ए, और यहाँ पर बी सी, इसको मान लेते हैं डी, और ये तो जानते हो 0 0,0। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हमको यहाँ पर बिंदु आ गया, तो ये बिंदु किससे निकलेगा, तो इन दोनों समीकरणों को हल कर कर आप लोग कैसे भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 90 माइनस का y, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अपना इसको रफ का काम है, इसको रफ पर हल कर लेना। अब इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x, और नहीं यहाँ से क्या करते हैं ना, हम y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि y का मान इसमें डायरेक्ट रख देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस का x, और ये दूसरा क्या है 3x प्लस y, y की जगह पर हो जाएगा 90 माइनस का x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 50 नहीं, 90 नहीं, सॉरी 50। तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ से इतना है 50 माइनस का x और बराबर 90। इसको करेंगे 2x, और 50 को इधर दे देंगे तो हो जाएगा 40, और कटेगा तो कितना आएगा, x का मान 20, x का मान 20 आ गया, यहाँ पर रख देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 30। तो ये सब आप लोगों को रफ का काम करना है। तो ये बिंदु हमको क्या मिला, 20, 30। अब यहाँ से शुरुआत होता है, इसका मेन पॉइंट क्या है, तो देखिए इसका मेन पॉइंट ये पकड़ना है कि अगर देखो इसी दोनों को हमको लेकर चलना है, यदि x और y का मान 0 रख देंगे तो ये क्या मिलेगा,
0 लेस देन इक्वल 50। तो देखो 0 के बराबर तो 50 नहीं है, लेकिन ये 50 0 से क्या है, बड़ा है ना, देखो मुंह खुला है तो बड़ा है, तो ये बात क्या है, सही है। तो सही के लिए हमारा चित्र नीचे की ओर आता है, यानी इसका क्षेत्र नीचे हो जाता है। तो पहले के लिए यहाँ से इतना ये नीचे हो जाएगा पूरा। अब देखते हैं दूसरे के लिए, तो इसमें भी 0 रख देंगे, तो 0 लेस देन इक्वल ये हो जाएगा 90। तो ये भी क्या है, 90 बड़ा है 0 से, ये भी बात क्या है, सही है। अगर सही के लिए होता है तो नीचे बनता है क्षेत्र, और गलत के लिए ऊपर बनता है। तो ठीक है ना, तो यहाँ से इसमें भी क्या है, इसका बात सही है, तो ये भी क्या आएगा, नीचे आएगा। और जहां पर दोनों लाइनें काटी हैं, तो इसका इतना ही क्षेत्र ना है, देखो इतना ही क्षेत्र ना है जिसमें दोनों कॉमन पॉइंट हो जा रहा है, यानी दोनों आपस में मिल जा रही हैं। तो इसी क्षेत्र में हमको बताना है कि इसका अधिकतम मान कितना होगा। तो यहां से लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। और ये सब जितना दिख रहे हैं आप लोगों को बिंदु ना, इसी को हम बोलते हैं कोणीय बिंदु। और यहाँ से z बराबर क्या दिया है, 4x प्लस का y। अब इसमें जितने कोणीय बिंदु है सबका मान रख लेते हैं छोटा छोटा कर करना, यहाँ से इसको इधर बढ़ा देते हैं। कोणीय बिंदु देखिए, यहाँ से एक मिलेगा 0, और दूसरा मिलेगा यहाँ से 30, हमको वही कोणीय बिंदु लेना है जो इस क्षेत्र में आएगा। अब ये नहीं कि ये बाहर वाला भी ले, बाहर वाला नहीं लेना है, इसके अंदर ये वाला सब लेना है जिससे ये घिरा है, ये वाला पूरा हमको, ये वाला पूरा चाहिए। तो देखिए यहाँ से हो गया, अब हो जाएगा 20, यहाँ से 30 कर देंगे, और एक हो जाएगा 0, 50। इसको आप लोग मान सकते हैं, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा A B B, ठीक है। इसके इतने ही कोणीय बिंदु है। तो यहाँ से z का मान निकालेंगे, तो z x y का मान 0 रखें तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से z x का मान कितना दिया है 30, तो 4 यानी 12 यानी 120, और z का मान इसमें हो जाएगा कितना 30, नहीं सॉरी 30 नहीं, इसमें रखेंगे तो 80, और 80 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो हमको अधिकतम मान पूछा है, तो किस में अधिक आ रहा है 120 में ना, और इसका पॉइंट क्या है 30 का मान 0। यहाँ से लिख देंगे कोणीय कोणीय बिंदु बिंदु कोणीय बिंदु ए 30, 0, अतः कोणीय बिंदु 30, 0 पर अधिकतम मान z बराबर 120 होगा, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम रफ करते हैं, चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। और ये जो मैं सवाल बताया हूँ ऐसा एकदम कन्फर्म है कि पेपर में आएगा, क्योंकि हर साल ऐसा ही प्रश्न पेपर में एक पूछता है। तो देख ही रहे हैं कि कितना आसान है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है ना, तो अब देखिए वही चलते हैं ख नंबर सवाल पे, और 2 सवाल बचा है, तो यहाँ से लिखेंगे ख नंबर। इसमें कहा है एक पासे को 2 बार उछाला गया है, ध्यान समझिए, एक पासे को 2 बार उछाला गया है। तो एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो उसका टोटल क्या बनेगा, हमारा परीक्षण का वो बनेगा, हमारा प्रतिदर्श समष्टि कितना बनेगा 36 बनेगा। 36 बनेगा ना, 2 पासे को उछालेंगे तो इस पर 6 और इस पर 6 आने की प्रक्रिया होगी, तो इसका हो जाएगा 36, यानी टोटल इतना हो जाएगा। बस समझ लीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ कैसे पेपर में लिखना है। उसके बाद ये क्या है, उछाला और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है, यानी दोनों 2 पासे को एक बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6, यानी 1 और ये 5 मिलकर क्या हो जाएगा 6, 2 और 4 मिलकर क्या हो जाएंगे 6, यानी ऐसे बनेंगे, तो उसको मैं लिखूंगा। उसके बाद कहा है संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने, मतलब एक बार न्यूनतम प्रकट होने का 100 प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो ये कहा है मतलब एक बार 2, मतलब एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो एक बार 4 आना जरूरी है, न्यूनतम 1 रहना चाहिए, 4 2 भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो उसका हमको क्या करना है, 100 प्रतिबंध ज्ञात करना है, तो यानी इसका ये ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ P/F, और इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और बटे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और इसी के बराबर ये भी होता है नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ F। तो ठीक है, तो ये वाला लेकर चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, और ये वाला बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। तो यही वाला छोटा ही तरीका हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, माना
माना घटनाएं, ऐसे लिख ले, माना ई तथा एफ निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाते हैं तब निम्नलिखित निम्नलिखित घटनाओं निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाते दर्शाते हैं तब, तो निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाते हैं तब, तो इसमें आप लोगों को ये पकड़ना है कि किसको ई और किसको एफ मानना है। तो मैं ये एकदम बढ़िया तरीका बताता हूँ कि जिसको हमको पूछ रहा है कि हमको ज्ञात करना है उसको क्या मानेंगे ई। तो इसमें क्या कहा है, क्या ज्ञात करना है कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यानी इसको मानना है हमको, क्या ई मानना है। तो यहाँ से हम ई लेकर चलेंगे। तो देखो हिंदी में कहा है ई कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, यानी संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, 2 बार भी हो जाएगा तो चलेगा। तो देखते हैं यहाँ से 1,4 2,4 3,4 और ये भी कहें कि न्यूनतम एक बार होना चाहिए 4, 2 बार भी हो जाएगा तो चलेगा। तो इसको लिख देंगे 4,4 और ये 5,4 और ये 6,4। अब इसको पलट देंगे, इसको लिख सकते हैं 4,1 4,2 4,3। अब इसको एक ही हो जाएगा लिखेंगे तो ना, तो अब इसको लिखेंगे ऐसे 4,5 6,4। ठीक है, ये इतना बन जाएगा इसका। तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी नंबर ऑफ ई कितना बनेगा, 11 बन गया। ठीक है ना। अब जो वो दिया है उसको कर लेते हैं एफ। तो इसमें कहा है उछाला गया, तो 2 बार उछाला गया तो प्रकट हुई संख्याओं का योग क्या 6 पाया गया। तो 6 पाया गया, तो देख लेते हैं इसमें कितने बनते हैं। तो एक पास मतलब 1 आ गया 5, तो मिलकर क्या हो गए 6। ठीक है ना। 2 आ गया तो 4 लेकर चलेंगे क्योंकि 6 आना चाहिए इन दोनों का योग। अब 3 लेकर चलेंगे तो 3, 4 लेकर चलेंगे तो 2, 5 लेकर चलेंगे तो 1। अब इतना के अलावा अब कोई नहीं बनेगा, तो इसका नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा 5। और इस सवाल में क्या कह रहा है कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, तो निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो कॉमन पॉइंट कितना दिख रहा है, तो जिसमें 4 होगा वही ना कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2,4 और ये 4,2। तो इसका ये नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटे नंबर ऑफ एफ। तो इसका मान देख ही रहे कितना आया है 2 और इसका मान कितना आया है 5। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को पेपर में 5 अंक देकर आ जाएगा। मैं तो बहुत छोटा तरीके से बताया हूँ, लेकिन इसका हिंदी लिखकर बताता तो थोड़ा बड़ा चल जाता। तो यहाँ से मैं समझाया हूँ, इस तरह से भी हो जाएगा, तो उतना बड़ा क्या करना, इस पर इसी पर 5 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा इन सब का करेक्ट आंसर। एक सवाल और बचा है, उसको भी आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम रफ करते हैं। बस आप लोगों को सवालों को समझना है, उसके बाद तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। कैसे कैसे सवाल में जो जो पूछ रहा है वैसे करेंगे तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप लिख लेते हैं यहाँ से। अब देखिए ऑर्डर नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट ही है और वो सब मॉडल पेपर का ही है, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। तो देखिए उसको भी बहुत ही आसानी तरीके से हल करेंगे। और देखिए इसका बेसिक तो बड़ा है, इसलिए बेसिक मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ऑर्डर नंबर सवाल, इसमें हमको दिया है अवकल समीकरण, दिया है अवकल अवकल समीकरण अवकल समीकरण ये दिया है x dy बटे dx प्लस 2y बटे एक्स स्क्वायर और x डज नॉट इक्वल 0, यानी x समान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इधर मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। देखो अवकल समीकरण हमको कैसा भी देगा तो उसको इस रूप में बनाना है, dy बटे dx, यहाँ पर dy बटे dx, ठीक है, और प्लस और यहाँ से हो जाएगा पी वाई बराबर क्यू, इसी रूप में दिया है देखो। और इसको क्या करेंगे हम, इसका पहले तुलना करेंगे, तो P का मान निकालेंगे और Q का मान निकालेंगे। P के मान से इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक का मान निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे आई एफ और e टू द पावर P dx, और ये लग जाएगा। तो ये सूत्र लगा देंगे हम, y गुणे आई एफ
और ये बराबर हो जाएगा आई एफ गुणे क्यू डी एक्स प्लस का सी। इतना ही हमको क्या करना है पहले इस अवकल समीकरण को इस रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर आगे आ जा रहा है एक्स, तो एक्स का सब में क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2/एक्स वाई बराबर, और इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यहाँ से लिख देंगे इसकी तुलना इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, तो पी बराबर क्या दिख रहा है, देखो वाई वाई तो मिल जाएगा, लेकिन पी बराबर क्या हो जाएगा, 2/एक्स, और यहाँ से क्यू की जगह पर एक्स, ठीक है ना। यहाँ से इतना ये मिल जाएगा। अब हम इन दोनों का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा पी है तो पी का मान 2/एक्स, और ये हो जाएगा dx e⁻², और ये dx/x, तो यहाँ से हो जाएगा e⁻², और इसका तो आप लोग जानते होंगे समाकलन क्या होता है, log x होता है, ठीक है ना। अब ये जानते हैं log m/n रहेगा तो घात आगे आ जाता है और log m हो जाता है, log का ये सूत्र होता है। तो उसी प्रकार ये 2 को हम x पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x², तो e⁻log x²। और जब भी आप लोगों को ऐसा कंडीशन आए देखने के लिए तो ये पूरा हट जाता है, सिर्फ क्या बच जाता है, x²। अब इस सूत्र का यूज कर लेंगे, यहाँ से लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से देखो y रहेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान x² बराबर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान x² गुणे q का मान देख ही रहे हो क्या है, x है, तो यहाँ से x हो जाएगा, और ये dx प्लस का c, और ये हो जाएगा yx², और यहाँ से करेंगे तो x³ dx प्लस का c। अब इसका तो जानती है कैसे समाकलन होता है, मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, x पे पावर n रहेगा और ये dx, तो x पे पावर n प्लस का 1 और बटे n प्लस का 1 प्लस c, ये वाला सूत्र हो जाएगा। यानी घात में एक जुड़ जाता है और उसका घात बटे में आ जाता है। तो इसको हम एक लाइन इधर कर लेते हैं, तो ये x पे पावर 3 है तो 4/4 प्लस का हो जाएगा c, और इधर क्या चल रहा है, yx², तो x² का समय क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो y बराबर भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो x²/4 प्लस, अब यहाँ पर c बचेगा और इसके बटे में रहेगा x², तो इसको ऊपर भेजेंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा, -2, और यही हो जाएगा इसका व्यापक हल, जो इसका सवाल का करेक्ट आंसर है, जो आप लोगों को पेपर में 5 अंक देकर जाएगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ।